Pradeep Kumar. Today I am going to teach you Chemistry Chapter 1. ये आपका लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। अब तक के हमने सारी कैलकुलेशन पार्ट कर लिया, ठीक है। और ये थियोरेटिकल लेक्चर होगा आपका, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे डिफेक्ट दोष की बात करेंगे, ठीक, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तीन चीज डिस्कस करने वाले हैं और तीनों पॉइंट, ठीक है, तीनों टॉपिक आपके बोर्ड के हिसाब से, ठीक है ना, बोर्ड के हिसाब से दोस्त क्या होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना, बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। और बाकी दोस्त या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो आती है ना, वो दोनों बोर्ड में तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन आप अगर जे मेंस का एग्जाम देते हो, ठीक है, या फिर नीट का एग्जाम देते हो तो वहां पे ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछ जाते हैं, ठीक है ना, खासकर मैग्नेटिक वाले, ठीक है। और ये बोर्ड में आपका जे और नीट पे तो आता ही है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं होता, कुछ चीजें रटनी होती है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद बुक पढ़िएगा, बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बुक पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। इफ यू वांट टू गेट क्रैक एनी एग्जाम लाइक जेईई और नीट, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं डियर कि आपकी जो हेडिंग है बुक में वो है ठोसों में अपूर्णताएं। क्या? अपूर्णताएं, ठीक है, ये हेडिंग है। इसका मतलब डियर अपूर्णताएं मतलब कुछ तो कंप्लीट नहीं हुआ है, अपूर्ण है ना, कुछ तो बाकी है अभी, ठीक है ना। अच्छा, आप मान लो आप कोई सामान, ठीक है, मार्केट से ले जाते हो, अगर वो सामान वैसा ना निकला जैसा आप उम्मीद कर रहे थे या फिर उसमें कुछ टूटा फूटा हो तो आप क्या बोलते हो? ये तो डिफेक्टिव है, बोलते हो ना। कैसा है? डिफेक्टिव है। हिंदी में बोलोगे तो बोलते हो दोषपूर्ण है ना, कुछ ना कुछ तो इसमें कमी है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो इसमें कमी है, ठीक। तो दोष इसी को इंग्लिश में बोलते हो डिफेक्ट, ठीक है ना, क्या बोलते हो? डिफेक्ट। अगर मैं दोष की बात करूं डियर, यदि आपने सारे क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और उसमें ये पढ़ा कि जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होता है वो बहुत क्या होता है? नियमित होता है। नियमित का मतलब जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है उनका, ठीक है ना, एटम एकदम प्रॉपरली ये फिक्स पोजीशन होती है उनकी, ठीक है ना, उसी पोजीशंस पे होते हैं। लेकिन डियर अगर ऐसा ना हो कि वो जो क्रिस्टली है उस नियमित स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं क्या होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? दोष, ठीक है ना, क्या पैदा हो जाते हैं? दोष पैदा हो जाते हैं। बात समझ आ गया दोष का मतलब, ठीक है ना। मान लो कोई सामान आप लेते हो, ठीक है ना, अगर उसमें कुछ टूटा हुआ है तो वही यार डिफेक्टिव है, ठीक है ना। तो सेम चीज क्रिस्टल में भी होता है। अगर मान लो कोई लैटिस या कोई चीज अगर अपने प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है तो कैसी हो जाएगी? दोषपूर्ण हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी? डिफेक्टिव हो जाएगी। बात समझ डियर। अगर क्रिस्टल की बात करें डियर, क्रिस्टल में डिफेक्टिव 3 या 4 टाइप होते हैं, ठीक। बिंदु दोष, रेखीय दोष, आयतन दोष एंड सरफेस या समतल दोष। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? बिंदु दोष, रेखीय दोष, समतल दोष या समतलीय दोष और एक होता है आयतनीय या आयतन दोष, ठीक है। बट आपके सिलेबस में केवल ये है बिंदु दोष। अगर बिंदु दोष की बात करें तो बिंदु दोष क्या होता है? अगर डिफेक्ट डियर लैटिस के आसपास है, किसके आसपास है? लैटिस के आसपास है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? बिंदु दोष, ठीक है ना। किसी पॉइंट के इर्द गिर्द या किसी लैटिस के इर्द गिर्द अगर दोष होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम? बिंदु दोष। और ये रेखीय, समतलीय और आयतन दोष आपके सिलेबस में नहीं है। इतनी बात है। अच्छा जी, ठीक है।
अब देखो बिंदु दोष, मैं आपको एक क्लासिफिकेशन समझाता हूँ, ठीक है ना, उसको समझने की कोशिश करना जिस तरीके से आपकी बुक पे देता है। ये बिंदु दोष डियर क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, तीन टाइप के, ठीक है ना, कितने टाइप के, तीन। एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक, एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक, एक होता है अशुद्धता। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक में डियर बेसिकली दो टाइप के दोष आते हैं। एक आता है साटकी, साटकी दोष, उसके बाद आता है फ्रैंकल, फ्रैंकल दोष, ठीक है। अशुद्धता और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में दो दो टाइप कहते हैं इसमें भी। एक होता है धातु आधिक्य दोष, एक हो गया धातु आधिक्य दोष, और दूसरा होगा धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष, ठीक। एक एक करके बात करते हैं। डियर स्टाइकियोमेट्रिक में क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक में, स्टाइकियोमेट्रिक मेट्रिक में, इसको स्टाइकियोमेट्रिक क्यों बोलते हैं पहले तो समझो। जब डियर क्रिस्टल के अंदर, ठीक है ना, क्या हुआ, क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, जो परमाणुओं या अणुओं की संख्या है, ठीक है, परमाणु या लैटिस जो है, ये जो लैटिस है, ठीक है ना, वो फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है ना। जो लैटिस है या उसके अंदर जो किसी भी पर यूनिट सेल के अंदर जो अणुओं या परमाणुओं की संख्या डियर का वो फिक्स्ड है, ठीक है ना। या लैटिस आपके फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड, लैटिस क्या फिक्स्ड है, लैटिस फिक्स्ड है, तो क्या हो जाता है वो स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है ना। अब ये होता क्या है स्टाइकियोमेट्रिक में, अच्छा इससे पहले एक चीज बतानी है आपको, ठीक है ना, वो आपके बुक में रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष उसको समझा रखा है, मैं उसको आपको बेसिक बताता हूँ। रिक्तिका दोष क्या होता है, ये रिक्तिका मतलब अगर कोई लैटिस वाली जगह खाली हो जाए तो क्या बोलोगे आप, रिक्तिका दोष। मतलब डियर मान लो मैं यहाँ पे a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे b माइनस a प्लस, ठीक है, ये खाली हो गया, फिर से a प्लस, ठीक है। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर है डियर, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसको क्या बोलोगे, रिक्तिका दोष, है ना, क्या बोलोगे, रिक्तिका दोष, ठीक है ना। यानी कोई लैटिस वाली जगह खाली है उसको बोलोगे रिक्तिका दोष। अगर डियर, अगर जो यहाँ पे a प्लस था, सॉरी यहाँ पे जो b माइनस था वो कहीं यहाँ गया, ठीक है ना, इसी लैटिस वाली जगह में कहीं इस वाले पॉइंट से हटके इस जगह पे आ गया, तो इसी दोष को क्या बोलोगे, अंतरकाशी दोष। एक मैंने क्या बताया, दूसरा क्या बताया, अंतरकाशी दोष, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई लैटिस वाली जगह से कोई एटम या आयन गायब है, कोई एटम या आयन गायब है डियर, तो कौन सी क्रिया जाएगी, रिक्तिका, क्योंकि रिक्त बन गया। अंतरकाशी का मतलब यहाँ से हटके कहीं इस वाली जगह पे आ गया, तो उसको क्या बोल दोगे, अंतरकाशी मतलब यहाँ से हटकर किसी अंतरकाशी वाली जगह पे चला गया, मतलब क्रिस्टल के अंदर ही कोई एक जगह है वहां पे चला गया, तो उसको क्या बोल दोगे, अंतरकाशी दोष, ठीक है ना। जनरली डियर क्या होता है, रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष हम उन आयनिक ठोस के अलावा, ठीक है ना, जो भी अब आणविक ठोस है उनके लिए यूज करते हैं। उससे क्या होता है डियर, आणविक ठोस के लिए इसलिए यूज करते हैं, इससे क्या होता है आपका जो जो ठोस होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, विद्युत उदासीन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे डियर, अगर ऐसे बात करूंगा तो ये इलेक्ट्रिकली उदासीन, सॉरी इलेक्ट्रिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए रिक्तिका और अंतरकाशी सारा इन सारी चीजों में आता है। रिक्तिका का मतलब भैया कोई एटम गायब है, कोई लैटिस से कोई एटम या आयन गायब है, अंतरकाशी का मतलब वहां से हटके यहाँ चला आया। तो साटकी दोष में क्या हो रहा है डियर, देखो
साटकी दोष बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है डियर, साटकी दोष में, साटकी दोष, जो साटकी दोष होता है वो बेसिकली होता है क्या है, वो होती है एक प्रकार की रिक्तिका दोष। क्या होती है, एक प्रकार की रिक्तिका दोष। मतलब भैया लैटिस तो गायब होना होना है, ठीक है। गायब कैसे होगा, देखो मान लो ये a प्लस, ठीक, b माइनस a प्लस b माइनस, ठीक है, यहाँ पे b माइनस, यहाँ से एक a प्लस गायब किया डियर, यहाँ पे b माइनस, यहाँ पे a प्लस, ठीक है, यहाँ से एक a प्लस गायब किया, यहाँ पे b माइनस a प्लस b माइनस, ठीक है। तो क्या देख रहे हो डियर, क्या देख रहे हो, एक ये जगह खाली है, ठीक है, जहां पे क्या होना चाहिए था, a प्लस होना चाहिए था, और एक ये जगह, सॉरी यहाँ पे, हाँ ओके ओके, तो एक यहाँ पे पहले गलत हो गया, दोनों एक ही उड़ा दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे a प्लस रखो, यहाँ पे a प्लस रखो, इसको रखो, ठीक है, इसको कर दिया हमने गायब, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूँ यार कि a प्लस यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था, और यहाँ पे होना चाहिए था b माइनस, ठीक है ना, क्या होना चाहिए था, b माइनस होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस गायब है, यहाँ से b माइनस गायब है, a प्लस डाल दिया, b माइनस डाल दिया, मतलब क्या हुआ डियर, ठीक है ना, यहाँ से एक धनायन गायब, यहाँ से एक ऋणायन गायब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस गया उतना क्या चला गया, माइनस गया, तो ओवरऑल क्रिस्टल आपका क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अब तुमसे कोई बोले कि साटकी दोष बताओ, तो क्या लिखोगे आप, तो ये साटकी दोष एक प्रकार की रिक्तिका दोष है, जिसमें समान नंबर में समान संख्या में जितने आपके धनायन जाते हैं उतने ही क्या होते हैं, ऋणायन क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, लेकिन वो क्रिस्टल में नहीं होते। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं डियर, साटकी दोष, क्या बोलते हैं, साटकी दोष, ठीक है ना। इसका जो बेस्ट बेस्ट एग्जांपल होता है डियर, आप एग्जांपल याद करना, क्योंकि एटलीस्ट जो आपकी बुक में एग्जांपल है डियर वो आपको याद होना चाहिए। इफ यू वांट टू क्रैक द एनी एग्जाम लाइक जेईई और नीट, मैं जेईई और नीट की बात कर रहा हूं, तो जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये इस वाले यौगिक में या इस वाले आयन में, इस वाले सॉरी आयनिक ठोस में कौन सा दोष होगा, इसके लिए NaCl, CsCl एंड AgBr, ठीक है ना, AgBr याद रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, AgBr, ठीक है ना, बात समझ में। अच्छा एक बात बताओ डियर, मान लो एक आयन यहाँ से गया, एक आयन यहाँ से गया, ठीक है ना, डिब्बे में भैया दो आयन निकालोगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा, तो साटकी दोष में क्या हो जाता है डियर, द्रव्यमान घट जाता है, आयतन उतना ही रहने वाला, आयतन तो उतना ही रहेगा, आपने बस आयन को हटाया है, आयतन चेंज नहीं होगा लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप बोलोगे मास विल डिक्रीज, दिस साइन गोज डाउनवर्ड, सो डिक्रीज, मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वॉल्यूम नो चेंज, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना, डेंसिटी घनत्व क्या होगा डियर, डेंसिटी विल डिक्रीज, ठीक है ना। और डियर ये क्या होता है, ये लाइक NaCl CsCl ये बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाले एटम होते हैं, तो वहां भी ये घटित होता है, ठीक है ना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो वहां पे साटकी दोष के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अच्छा एक पॉइंट और कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साटकी दोष के चांसेस भी बढ़ेंगे, कोई सभी दोष हो, मोस्ट ऑफ द दोष में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो दोष तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एटम के निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो साटकी दोष भी क्या होगा, टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई, ठीक है ना। आप मुझे आशा है कि आप साटकी दोष लिख लोगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका फ्रैंकल दोष, क्या आता है, फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष क्या होगा डियर, सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट चीज है फ्रैंकल, फ्रैंकल दोष, ठीक है। अब मैंने क्या समझाया था, अंतरकाशी, कि भैया ये क्या होती है, एक प्रकार की फ्रैंकल दोष होती है, एक प्रकार की अंतरकाशी दोष होती है, क्या होती है, अंतरकाशी दोष, इसका मतलब क्या होगा डियर, अंतरकाशी का मतलब क्या बताया था मैंने, कि एटम क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा, वो क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर ही किसी अंतरकाशी पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, ठीक है ना, B माइनस A प्लस, ठीक है,
बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। मान लो मैं क्या करता हूँ डियर, इस बी माइनस वाले को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ पे था, इसको यहाँ से हटा दिया, इसका पोजीशन यहाँ पे बी माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ ना होके डियर यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, ठीक है ना, एक्चुअल पोजीशन यहाँ था लेकिन अब यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है ना, तो ये बी माइनस किस जगह पे आ गया, अंतरकाशी वाली जगह पे आ गया। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलोगे, फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष में कोई बोले कि क्या होता है, तो आप बोलो कि भैया एक अंतरकाशीय दोष है जिसमें कोई धनायन या ऋणायन अपने अपने लैटिस वाली जगह से, अपने फिक्स पोजीशन की जगह से हट के किसी अंतरकाशी वाली जगह पे आ जाता है, तो इस प्रकार से आयनिक ठोस होने वाले दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं, ठीक है। अच्छा डियर, इसमें का जो क्रिस्टल था, क्रिस्टल से, अच्छा क्रिस्टल से बताओ कोई एटम बाहर गया क्या, नहीं गया, बस अपने पोजीशन से हट के चला आया, तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मास क्या होगा, नो चेंज, है ना, नो चेंज, वॉल्यूम भी नो चेंज, है ना, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, नो चेंज, ठीक है ना। 3 पॉइंट, ना तो द्रव्यमान चेंज होगा ना आयतन चेंज होगा, अगर द्रव्यमान और आयतन नहीं चेंज हो रहे हैं तो घनत्व भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान अपान में आयतन, ठीक है ना, बात समझ आई। ऐसे दोष डियर जनरली क्या होते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होता है, लाइक डियर जेड एन एस, ठीक है ना, इसका एग्जांपल याद करो, जेड एन एस एंड एसीबीआर, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद डियर ध्यान दो, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है डियर कि एजीबीआर जो होता है, कौन सा, एजीबीआर, ठीक है ना, एजीबीआर जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, वो दोनों टाइप के, ठीक है ना, फ्रैंकल भी, ठीक है ना, और साटकी भी, कौन कौन से, साटकी एंड फ्रैंकल दोष, ये दोनों टाइप के दोष को दर्शाता है, कौन कौन से, एजीबीआर का होता है साटकी दोष भी दर्शाता है और फ्रैंकल दोष भी दर्शाता है, ठीक है, तो याद रखो, ये आपकी बुक में एकदम प्योरली मेंशन्ड है, ठीक है ना, तो ये कभी भी कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि एजीबीआर साटकी दोष भी दर्शाता है और फ्रैंकल दोष भी दर्शाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका अशुद्धता दोष, ठीक है ना, इम्प्योरिटी, ठीक है, ओके डन। अच्छा इसके बाद देखो हमने क्या कर लिया, ये कर लिए और ये कर लिए, अशुद्धता, ये अशुद्धता दोष क्या है, ठीक है ना, अशुद्धता दोष देखो, अशुद्धता दोष, ठीक है, ये आसान है डियर, बहुत आसान है, ठीक है ना, इसमें क्या कर रहे हैं डियर, जो हमारा क्या था, एक्चुअल क्रिस्टल था, उससे अलग हट के जब कोई आयन आ जाता है, जो हमारा एक्चुअल क्रिस्टल था, उससे हट के कोई आयन आ जाए मटेरियल में, तो उसकी वजह से ये अशुद्धता दोष पैदा होता है, मतलब देखो मान लो मैं NaCl की बात कर रहा हूँ, किसकी डियर, NaCl की, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है ना, Na प्लस, सॉरी यहाँ पे Cl माइनस रखो, Cl माइनस Na प्लस, ठीक है, Cl माइनस Na प्लस, ठीक है, यहाँ पे रखूंगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्लोरीन और सोडियम की संख्या बराबर बराबर है, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ डियर, मैं अगर मान लो मैं एक सोडियम हटा के, क्या किया मैंने, सोडियम हटा दिया, क्या हटाया, सोडियम हटाया, और सोडियम के स्थान पर डियर मैं स्ट्रांसियम रख दूं, क्या रख दूं, स्ट्रांसियम, और ये स्ट्रांसियम पे डियर 2 प्लस चार्ज होता है, मतलब सोडियम में +1 है, तो स्ट्रांसियम पे क्या हो जाएगा, +2 चार्ज हो गया, ठीक है, इसका मतलब डियर ये जो स्ट्रांसियम है एक सोडियम को नहीं बल्कि 2 सोडियम को हटाएगा, क्या क्या इसने 2 सोडियम को हटा दिया डियर, ठीक है ना, बस भाई इसने कितने सोडियम को हटा दिया, 2 सोडियम को हटा दिया, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, रिक्ति पैदा हो गई, एक क्या पैदा हो गई, रिक्ति, ठीक है ना, एक इस टाइप की दोष हो गई, रिक्तिका दोष हो गई, तो अब शुद्धता दोष की वजह से भी एक रिक्तिका दोष पैदा हो गई, ठीक है ना, बात समझ आई, तो यहाँ से रिक्ति डेवलप होगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो गया डियर, ठीक है ना, तो इस टाइप के जो दोष होते हैं उसको बोलते हैं अशुद्धता दोष,
ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या हुआ कि जब हम आयन में, ठीक है ना, उसके आयवीय कणों के अतिरिक्त जब कोई, ठीक है ना, आयवीय कणों के अतिरिक्त जब कोई मटेरियल मिलाते हैं या कोई परमाणु या कोई आयन डालते हैं, उसकी वजह से ये दोष क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? आप लिख लोगे, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या बताया कि भैया मैंने NaCl में क्या मिला दिया, SrCl2 मिला दिया, स्ट्रांसियम क्लोराइड मिला दिया, इसमें सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, एग्जांपल लिखोगे और इसको क्या कर दोगे, आप एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है ना। इसके अलावा भी आपकी बुक में दो, एक CdCl2, ठीक है, अगर C2Cl2 को आप AgCl में मिला दोगे तो सेम टाइप की डोज पैदा हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ गई? अच्छा जी, इसके बाद आता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में डियर क्या हो रहा है कि भैया कुछ ना परमाणुओं की संख्या के साथ घटा बढ़ा होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, घट बढ़ हो जाएगी। ठीक है ना, जो आपकी अशुद्धता दोष होती है डियर, वो भी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होती है, लेकिन आपके बुक में अलग से दे रखा तो मैंने अलग से समझाया। ठीक, स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब है डियर, देखो कि जो लैटिस है ना डियर, लैटिस वो घटबढ़ नहीं होने वाला है, यानी परमाणुओं की संख्या में इतना घटबढ़ नहीं होने वाला है। लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में डियर उसकी जो कोफिशिएंट होती है, कोफिशिएंट मतलब समझो कि मान लो, ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो। ठीक है, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब डियर परमाणुओं की संख्या में कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। धातु अधिक का मतलब कि जब तुम्हारा मेटल ज्यादा होगा, धातु न्यूनता का मतलब जब तुम्हारा मेटल कम होगा। धातु अधिक का देखो, धातु अधिक दोष। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द बेसिस ऑफ थियरी। ठीक है, थियरी आसान है, बहुत आसान है, आप बुक पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। धातु अधिक दोष का मतलब डियर, धातु का मतलब जो मेटल है डियर, मेटल मतलब जो प्लस वाला है। ठीक है ना, धातु अधिक का मतलब जो धनायन है वो ज्यादा होने वाला है। कैसे ज्यादा होने वाला है देखो, कैसे ज्यादा होने वाला है वो देखो। ठीक है ना, अगर, ठीक है, अगर ये ऋणायनिक रिक्तिका समझो, वो क्या है, फर्स्ट वन है कि ऋणायनिक रिक्तिका, ऋणायनिक रिक्तिका की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, ऋणायनिक रिक्तिका की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है डियर, मान लो डियर अगर ये आपका NaCl है, क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ, किसके साथ, सोडियम वाष्प के साथ, किसके साथ, सोडियम वाष्प के साथ। तो डियर क्या होता है, जब इसको आप हीट करते हो तो ये जो सोडियम है, ठीक है ना, ये इसके सरफेस पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। जो सोडियम वाष्प होगा इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जब चिपकता है डियर तो क्या हुआ, यहाँ पे बाहर से सोडियम आ रहा है। ठीक है, तो जब जब सोडियम इसके सरफेस पे चिपक गया तो क्लोराइड आयन क्या करता है, रीअरेंज करता है अपने आप को, क्या करता है, रीअरेंज, अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करता है। तो उस पुनर्व्यवस्थित वाली क्रिया में क्या हो रहा है डियर, इस क्रिस्टल के अंदर Na प्लस, ठीक है, सोडियम धनायन के फॉर्म में, तो यहाँ पे तो सोडियम क्या है, Na है, तो ये क्या करेगा, पहले Na प्लस और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। ठीक है, तो जब डियर फिर से जब रीअरेंजमेंट होगी, क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी डियर, तो क्या होगा देखो, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है ना, Cl माइनस, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। ठीक है, अब मैं डियर इस वाले Na को मान रखता हूँ। ठीक है ना, जब डियर मैं एक Na प्लस को रखूंगा, यहाँ पे डियर क्लोरीन तो बाहर से आ नहीं रहा, क्लोरीन तो उतने में एडजस्ट करेगा। तो क्या होता है डियर, उसकी वजह से जो मान लो जो ये इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक लैटिस पॉइंट को, ठीक है ना, यहाँ पे देखो लैटिस पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, एक लैटिस पॉइंट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, करा कि नहीं, पहले तो फिक्स्ड है, अब एक सोडियम की वजह से एक Na प्लस आया, फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है डियर, उसकी वजह से देखो क्या हो रहा है। ठीक है ना, अब जहां पे क्लोरीन होना चाहिए था वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, क्योंकि क्लोरीन है नहीं तो इलेक्ट्रॉन से ही काम चलाता है अपना। ठीक है ना, ये क्लोरीन तो फिक्स है ना, मान लो तुम्हारे पास 1 2 3 4, 2 2 4 2 6, ठीक है, तुम्हारे पास 5 क्लोरीन थे और 5 सोडियम था, तब तक तो तुम्हारा क्रिस्टल था। तुमने क्या करा, एक सोडियम वाष्प ले आए यहाँ पे,
अब वो जब क्लोरीन रीअरेंज करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा डियर, क्लोरीन तो 5 ही है, सोडियम 6 हो गए तुम्हारे पास, तो क्या करेगा, जहां पे क्लोरीन को होना चाहिए वो बोलेगा कि सोडियम ऐसा करो, तुम एक धनायन बनाओ और एक इलेक्ट्रॉन को वहां रख दो जहां पे क्लोरीन होना चाहिए था, ठीक है ना। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है डियर उसको बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। अब डियर इसकी वजह से क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज शो होती है। प्रॉपर्टीज क्या शो होती है, देखो डियर, प्रॉपर्टीज ये शो होती है, इसकी वजह से इस क्रिस्टल में कुछ कलर आ जाता है। क्या आता है, कलर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब NaCl को सोडियम वाष्प के साथ गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब NaCl पुनः व्यवस्थित होता है तो उसका जो कलर शो होता है डियर इस एफ सेंटर की वजह से शो करता है, ठीक है। और उसका जो कलर होता है डियर वो होता है येलो, पीला होता है। क्या होता है, पीला, ठीक है ना, क्या होता है, पीला। अब बात समझ में आ गई क्या। अगर यही चीज डियर लिथियम क्लोराइड के साथ हो, किसके साथ, लिथियम क्लोराइड के साथ हो, तो वो गुलाबी रंग शो करता है। कैसा शो करेगा, गुलाबी रंग, ठीक है ना। अगर यही KCl के साथ हो, किसके साथ, KCl के साथ, ठीक है ना, तो KCl डियर शो करेगा बैगनी। तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है भैया कि NaCl में अगर धातु आदित्य दोष हो गया तो कौन सा कलर शो करेगा, पीला। LiCl मतलब लिथियम क्लोराइड में हुआ तो कौन सा शो करेगा, गुलाबी। अगर पोटेशियम क्लोराइड में हुआ तो कौन सा शो करेगा, बैगनी। बोलो बात समझ में आई क्या डियर, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे धातु अधिक समझ में आया, धातु अधिक मतलब धातु की अधिकता। यहाँ पे देखो एक सोडियम बाहर से आ गया, मेटल ज्यादा हो गया ना, और जो ऋणायन था वो तो कम हो गया, है ना, ऋणायनों की संख्या तो कम होगी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसको मेटल आधिक्य। क्या बोलते हैं, मेटल आधिक्य, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये तो थी ऋणायनिक रिक्तिका के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरी हेडिंग है वो बोलता है कि अतिरिक्त धनायनों की अंतरकाशी, ठीक है ना, अतिरिक्त धनायनों की अंतरकाशी, है ना, अतिरिक्त धनायनों अंतरकाशीय व्यवस्था में चले जाना। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया यार कि स्टार्टिंग में क्या बताया था कि भैया हर चीज दो टाइप की होने वाली है, रिक्तिका या अंतरकाशी। रिक्तिका मतलब कुछ ना कुछ खाली हो जाना है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और अंतरकाशी का मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटके कहीं और चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, मान लो मैं ZnO लूं, क्या लूं, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये जब जिंक ऑक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, जिंक ऑक्साइड लेते हैं, तो ये इस फॉर्म में टूटता है, Zn2 प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2, ठीक है। मतलब डियर क्या है, समझो इसका, ये मैंने देखने से लिखवाया तो क्या बुक में दे रखा है, और एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ छोटी से छोटी चीज भी डियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको जरूर पढ़ो, ठीक है। लेट्स सी व्हाई ZnO इज इंपॉर्टेंट। मैंने क्या किया डियर, ZnO का एक ऑक्साइड लिया, ठीक है, ZnO का क्रिस्टल लिया और इसको हीट किया। क्या किया हमने, हीट किया। जब डियर हीट करा, तो हीट करा, मान लो ZnO का हीट करने के बाद डियर एक ZnO टूट गया तुम्हारा Zn2 प्लस में, ठीक है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये ऐसे होता 2O माइनस, क्या होता डियर कि दो ऑक्सीजन के ऋणायन निकल रहे हैं, तब तो बात सही थी। लेकिन चूंकि हीट कर रहे हो डियर, तो यहाँ से मान लो एक अणु तुम्हारा Zn2 प्लस में टूट रहा है, ठीक है, क्या हुआ, टूट रहा है, तो यहाँ से अगर एक ऑक्सीजन का, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन यहाँ से अगर निकल जाएगा डियर, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा और Zn2 प्लस को छोड़ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये तुम्हारा ऑक्सीजन हटा, यानी जो रेडायन वाला लैटिस था वो रिमूव हो गया डियर। अगर ये फिर से रीअरेंज होगा, क्या हो गया, रिमूव हो गया। मतलब क्या हुआ कि मान लो जहां जहां पे पहले, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे Zn था, यहाँ पे Zn2 प्लस, ठीक है ना, O माइनस Zn2 प्लस O माइनस, ठीक है ना। तो जब जब इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगी डियर, है ना, मान लो यहाँ पे O Zn, ठीक है, Zn O
ZnO, ठीक है ना, इस तरीके से था, ठीक है। अब जब तुम हीट कर दो, जो एक अणु टूटेगा डियर, तो Zn2 प्लस और एक ऑक्सीजन यहाँ से हवा में चला जाएगा, ठीक है ना, या यहाँ से निकल जाएगा क्रिस्टल से, उसकी वजह से क्या होगा डियर, ये केवल बच जाएगा। और जो इसकी वजह से जो एक क्रिस्टल था, मान लो यहाँ पे एक ऐसे ऐसे होता, ठीक है ना, इसमें Zn था, इसमें O था, ठीक है, ये Zno मिलके बना रहे थे। जब ऑक्सीजन उड़ जाएगा डियर, तो क्या होगा, ये क्रिस्टल रीअरेंज होगा। क्रिस्टल रीअरेंज जब होगा डियर, तो इसको ना, इसको जगह नहीं मिलेगी। इसको जब जगह नहीं मिलेगी डियर, तो इसी क्रिस्टल के अंदर, पहले इतना था क्रिस्टल करके इतना हुआ, तो इसी जगह, इस जगह के अंदर इसको बैठना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अंतरकाशी। पहले समझाया था अंतरकाशी का मतलब क्रिस्टल के अंदर ही कहीं अरेंज करो अपने आप को, तो ये Zn2 प्लस हो जाएगा, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है डियर, ये भी कहीं ऐसे ऐसे अरेंज हो जाएंगे, तो अंतरकाशी जगह पे क्या हो गए, अरेंज हो गए, ठीक है। फिर से देखोगे तो भैया जो ऑक्सीजन है उससे ज्यादा क्या है आपके, उससे ज्यादा क्या हो गया आपके, Zn हो गए, यानी मेटल फिर से क्या हो गया, बढ़ गया। इसको बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। अतिरिक्त धनायन पे चले गए आपके, अंतरकाशी वाली जगह पे चले गए कि नहीं चले गए, इसको बोल दिया हमने धातु आधिक्य दोष। अब इसकी वजह से डियर जब ऐसा होता है, तो Zno आपका क्या, कौन सा रंग शो करता है, पीला रंग शो करता है। कैसा रंग शो करता है, पीला रंग, ठीक है ना, इसको भी याद रखो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका धातु न्यूनता दोष, ठीक है ना, धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या हो रहा है देखो, धातु न्यूनता, न्यूनता बड़ी बहुत को समझा रहा है, न्यूनता जो दोष समझा रहा है, न्यूनता दोष। धातु न्यूनता का मतलब, न्यूनता मतलब धातु की कमी होने वाली है, यानी पॉजिटिव आयन की कमी होने वाली है। कमी कैसे होगी, ठीक है, आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, किसका, FeO की बात कर रहे हैं भैया, फेरस ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोहे के ऑक्साइड का केस देखते हैं भैया, होता क्या है कि मान लो Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस, ठीक है, Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस, ठीक है, इस तरीके से मान लो अरेंजमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे और होना चाहिए था, चलो O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस, ठीक है ना, Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस, इस तरीके से अरेंजमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन मान लो डियर, आप जानते हो Fe3 प्लस 3 चार्ज वाला भी तो होता है, ठीक है ना, जो लोहे का ऑक्साइड होता है वो प्लस 3 चार्ज वाला भी एक होता है, एक 2 प्लस चार्ज वाला होता है। मान लो कहीं से, प्लस 2 चार्ज को हटा के एक प्लस 3 चार्ज वाला आ गया, Fe प्लस 3, है ना, ठीक है। तो मुझे अभी यहाँ दिखाने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा, मान लो तुम 2 को हटा दो, Fe3 प्लस यहाँ रखा और एक Fe3 प्लस यहाँ रख दिया, ठीक है। तो अब देखो ये डियर, ये कुल कितना चार्ज, ये कुल कितना चार्ज, यहाँ पे 3 चार्ज, यहाँ पे 3 चार्ज, कितने चार्ज हो गए, 6 चार्ज, कितना चार्ज हो गया डियर, 6 चार्ज। तो अभी क्या करेगा डियर, हर जगह पे 2-2 चार्ज होना था, यहाँ पे 3 चार्ज हो गया, तो 2 चार्ज क्या हो गया, बढ़ गए, तो उसकी वजह से हमें 2 चार्ज घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2-2 चार्ज होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 3-3 चार्ज होने से कितना चार्ज हो गया, ठीक है, 3 चार्ज हो गया, होना कितना चाहिए था, 4, तो मैं इसको एक हटा दिया, हटा दिया। अच्छा नहीं हटा दिया तो देखो क्या हुआ डियर, कि भैया एक लोहे का जो है मेटल लोहा है ना, वो गायब हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा हो गए लोहे से, उसको क्या बोल दिया, धातु न्यूनता दोष। बात समझ में आई नहीं डियर, यहाँ पे क्या हो गया, धातु न्यूनता दोष। और ये क्यों पैदा हुआ, चार्ज यानी वैलेंसीज की वजह से, धातु के एक से अधिक वैलेंसीज वाले आयन एग्जिस्ट कर रहे थे डियर, उसकी वजह से जब धातु का रीअरेंजमेंट हुआ, एक जगह खाली हो गई, कौन सी जगह खाली हो गई, मेटल वाली जगह खाली हो गई, किसकी जगह खाली हो गई, मेटल वाली जगह खाली हो गई, यानी मेटल की क्या हो गई, कमी हो गई। जब मेटल की कमी हो गई, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, धातु न्यूनता दोष, ठीक है ना। बस में तो ये सारी थी आपकी कि किस टाइप के दोष होते हैं, ठीक है ना। आप बुक से अच्छे से नोट्स बनाओ, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट होगा डियर, आप क्वेश्चन पूछ लेना, जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। और एग्जांपल भी मैंने लगभग करा दिए, और इसमें जो भी एग्जांपल दे रखा होगा डियर, आप उसको अच्छे से रिमेंबर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होगा, ठीक है। जैसे कलर वाले क्वेश्चन है, वो मैंने बता दिया कि एब्सेंट कलर से कैसे कलर दिखाते हैं, NaCl दिखाता है आपका पीला, LiCl दिखाता है गुलाबी, NaCl दिखाता है आपका बैंगनी, ठीक है ना। 3 कलर याद रखोगे, Zno भी कलर दिखाता है, Zno भी कैसा कलर दिखाता है, पीला कलर दिखाता है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ ठोसों की विद्युतीय प्रॉपर्टीज के बारे में, या विद्युतीय गुण के बारे में, ठीक है, कैसे गुण के बारे में, ठीक है,
विद्युतीय गुण के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ठीक है, कोई भी सॉलिड है, क्या कोई भी सॉलिड है, ठीक है, या भी कोई भी मटेरियल है, ठीक है ना, अगर हम उसके इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता के हिसाब से बात करें, ठीक है ना, किसके हिसाब से, विद्युत चालकता के हिसाब से बात करें, तो मटेरियल या ठोस कितने प्रकार के होने वाले हैं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के लिए, तीन प्रकार के, ठीक है, आप जानते हो ना, ठीक, आप फिजिक्स में और अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे केवल उसके छोटे छोटे ब्रीफ आइडिया दिए हुए हैं। ये एक को चालक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक को चालक बोलते हैं, एक को बोलते हैं अर्धचालक, और एक को बोलते हैं कुचालक। विद्युत जानते हो, जिससे धारा प्रवाहित हो सकती है, जिससे क्या होती है, धारा प्रवाहित हो सकती है, उसको चालक बोलते हैं, ठीक है, जिससे कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती, उसे अर्धचालक बोलते हैं, जिससे नहीं होती है उसको कुचालक बोलते हैं, ठीक है ना, समान ताप पे, ठीक है, समान कंडीशन के हिसाब से ये डेफिनेशन दी जाती है। और इसकी जो डियर चालकता होती है, विद्युत चालकता, ठीक है, विद्युत चालकता, अगर इस चालकता को हम, ठीक है ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में बात करें, ठीक है, ठीक, ये डेटा याद करना है, ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन के लिए डेटा लिखना अच्छा, ज्यादा अच्छा माना जाएगा अगर आप वर्ड को यूज करो, ठीक है, अगर आप लिखते हो कि भैया अगर इसमें 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर चालकता है, ठीक है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। और किसी पदार्थ की चालकता अगर 10 की पावर माइनस -6 से, कितने से, -6, कितने से, -6 से 10 की पावर 4 तक है, 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 प्रति ओम प्रति मीटर है, ठीक है, तो वो चालक है, वो ऐसे ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाएंगे। और यही वैल्यू -20 से -10 तक है, कहाँ, -20 से -10 तक है, तो क्या कहलाएंगे, ऐसे पदार्थ कुचालक। यानी डियर इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 तक, है ना, 10,000 से लगभग करोड़ तक जाएगी ये वैल्यू, है ना, तो इनकी चालकता, मतलब ये नंबर शो कर रहा है कि इनकी चालकता क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इनकी चालकता ज्यादा है, इनका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना, इनकी चालकता कम है, अर्धचालक है, ठीक है ना, समान ताप पे तो इतने अच्छे चालक नहीं होते, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या फिर इसमें कुछ अशुद्ध चालक मिलाओगे तो इनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। कुचालक क्या होते हैं, इनकी चालकता बहुत ही कम होती है, होती ही नहीं, ठीक है ना, ये विद्युत के क्या हो जाते हैं, कुचालक हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसको आप फीस में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी की मैं बता देता हूँ, डियर विद्युत का मतलब होता है आवेश से, ठीक है ना, आवेश की प्रवाह को धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो जो चालक पदार्थ होते हैं डियर, उसमें जो चालक पदार्थ होते हैं डियर, चालक पदार्थ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी यानी उनकी चालकता के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। यानी अगर कोई पदार्थ, यानी जैसे चालक है, चालक में आपके जो लाइक मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, चालक ही होते हैं, ठीक है। तो चालक में डियर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही इनकी चालकता क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, किसमें से ज्यादा होते हैं, चालक में से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो परमाणुओं से निकल चुके हैं, जो परमाणुओं के आकर्षण से बाहर है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक में सबसे ज्यादा होती है, अर्धचालक में उससे कम होती है, और कुछ चालक में ना के बराबर होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं अर्धचालक की, तो अर्धचालक की जो चालकता होती है डियर, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे चालकता क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, चालकता क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। किसके, अर्धचालक की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक है, तो क्या जाएगी, चालकता क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बस में, अच्छा डियर जो अर्धचालक होते हैं, ठीक है, इसको आगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे, एक होता है पी टाइप, ठीक है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, एक होता है एन टाइप, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि जो ये अर्धचालक मटेरियल होते हैं, मोस्टली जैसे सिलिकॉन, ठीक है ना, या जर्मेनियम, ठीक है,
ये सारे मटेरियल अर्धचालक वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बट इतनी नहीं होती जितने किसमें होती है, चालक में होती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे डियर तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो चालकता भी बढ़ेगी, ठीक है डियर। इनकी चालकता बढ़ाने के लिए हम इसमें अशुद्धि भी मिला सकते हैं। क्या मिलाते हैं, अशुद्धि। उस अशुद्धि के हिसाब से डियर ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं पी टाइप, एक को बोलते हैं एन टाइप। एंड पी टाइप का मतलब डियर जब आप थ्री वैलेंसी वाले, कितने वैलेंसी वाले डियर, थ्री वैलेंसी वाले, ठीक है ना, थ्री वैलेंसी वाले अशुद्धि को इसमें मिलाते हो, सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाते हो, ठीक है, तो इससे बनता है आपका पी टाइप। अगर वही पांच वैलेंसी या फाइव वैलेंसी वाला अगर कोई आप एटम मिलाते हो तो इससे कौन सा चालक बनेगा, एन टाइप, ठीक है ना। अच्छा डियर, मान लो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन की लगभग जो वैलेंसी होती है डियर वो 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। इस तरीके से सिलिकॉन से अटैच होता है, ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। अगर मैं यहाँ पे थ्री वैलेंसी वाला कोई इलेक्ट्रॉन मिलाता हूँ, सॉरी थ्री वैलेंसी वाला कोई परमाणु मिलाता हूँ, मान लो मैंने एल्युमिनियम को मिला दिया, ठीक है ना। क्या किसको मिला दिया, एल्युमिनियम को, तो डियर एल्युमिनियम 3 बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है ना। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं डियर, फिर क्या होगा, यहाँ पे डियर रिक्ति पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी, रिक्ति। इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं डियर, कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटर या होल बोलते हैं, ठीक है ना। जब ये डियर होल का मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखो सारे सारे तो बॉन्ड बन गए, ठीक है ना, इधर सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। तुमने क्या करा, एल्युमिनियम मिलाया, एल्युमिनियम क्या है, थ्री वैलेंसी वाला परमाणु है, तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा लेकिन चौथा बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। जब चौथा बॉन्ड नहीं बनाता डियर तो चौथे बॉन्ड, ठीक है, जब चौथा बॉन्ड बनेगा डियर, ठीक है ना, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा डियर वहां पे क्या पैदा हो जाएगा, कोटर पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, कोटर पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये कोटर मूव करेगा, ठीक है ना, ऐसे बॉन्ड डियर इस तरीके से चांदा एल्युमिनियम मिलाओगे वहां वहां पे बॉन्ड बनेगा, जैसे जैसे बॉन्ड बनेगा तो ये जो खाली जगह है वो मूव करेगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में विद्युत धारा क्या होगी, बहेगी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जितना एल्युमिनियम मिलाओगे उतना ये क्या होगा, पैदा होगा, ठीक है ना। तो जिस रेशियो में आप अशुद्धि मिलाते हो उस रेशियो में कोटर पैदा होंगे, अगर कोटर पैदा होंगे डियर तो उतनी क्या हो जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पे ना समझ में आए लेकिन आप फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ोगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि आप कम से कम उसको लिख सको, अगर आपकी आपकी एग्जाम केमिस्ट्री एग्जाम में आती है तो। फाइव वैलेंसी का क्या मतलब हो डियर, सिलिकॉन तो भी ये 4 बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 बॉन्ड वाला कुछ मिला दे रहा हूँ, मान लो फास्फोरस मिला दिया, क्या मिला दिया, फास्फोरस मिला दिया, ठीक है। फास्फोरस मिलाऊंगा डियर तो क्या करेगा, 1 2 3 4, इसके पास तो 5 वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन है डियर, है ना। कितने वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन है डियर, 5 वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फास्फोरस क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा, क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डियर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, पहले इलेक्ट्रॉन कम थे, अगर आप फास्फोरस मिला दोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज कर जाएगी तो चालकता भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही चालकता के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। बात समझ में आ गई डियर, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, आपके लिए आपकी बुक में और भी सारी डिटेल दे रखी है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, अगर वो कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो आपको जो एग्जांपल दे रखे हैं वो याद कर लेना कि कौन कौन सी कंडीशन है उसमें, दो तीन टाइप के मटेरियल दे रखे हैं, ठीक, वो मटेरियल का एकदम एग्जैक्ट नाम याद कर लो, ठीक है ना। उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड के लिए तो इतना लिख दोगे तो दैट्स इनफ, ठीक है ना। इसके बाद इसके बाद एक चीज और आता है, चुंबकीय गुण की बात करते हैं, ठीक है। क्या बात करते हैं, चुंबकीय गुण की बात करते हैं। ये थोड़ा 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 सा आप इसको डिटेल में बीएससी में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे आइडिया क्या कह रहा है, इसकी बात करने चलते हैं, चुंबकीय गुण की, है ना, चुंबकीय पदार्थ पदार्थ उसी हिसाब से गुण डिसाइड, ठीक है। अच्छा जी, एडियर अगर बात करें तो चुंबकीय पदार्थ के तो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, कौन कौन से, एक होता है एडियर प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना। इसके बाद आता है डियर अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। डियर आपने ना प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय क्लास 11 में कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन आपको शायद याद हो या ना याद हो तो इसे याद करने की कोशिश करो। इसके बाद आता है डियर लौह चुंबकीय, ठीक है ना, लौह चुंबकीय। इसके बाद आता है प्रतिलौह चुंबकीय, प्रतिलौह
लौह चुंबकीय। इसके बाद क्या आता है डियर, इसके बाद आता है फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय, ठीक है। क्या आता है फेरी चुंबकीय। डियर, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है आपने पढ़ रखा होगा, आपने क्या पढ़ रखा होगा भैया, देखो आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं, ठीक है ना। आप शायद वो क्वांटम संख्या पढ़ते हो, है ना। क्वांटम संख्या में 4 टाइप की क्वांटम संख्या होती है। उस क्वांटम संख्या की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। अगर आपको नहीं पता डियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, उसको समझने की कोशिश करो। डियर क्या होता है, जब जब मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, किस तरीके से, इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन डियर मूव करता है तो क्या फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है। क्या फ्लो करती है, करंट, करंट फ्लो करती है। तो उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है। क्या पैदा होता है, अगर कोई सॉरी चुंबकीय इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसकी वजह से क्या पैदा होगा, चुंबकीय आघूर्ण पैदा होगा। क्या पैदा होगा, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना। अगर कोई चार्ज या कोई कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या पैदा होगा, चुंबकीय आघूर्ण पैदा होगा। आप इतना याद रखो, इसको इसको भी फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। बस इतना याद रखो कि इलेक्ट्रॉन का कटियर नाभिक के चारों चक्कर काटता है, तो उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण पैदा होना है, ठीक है ना। क्या होना है, चुंबकीय आघूर्ण पैदा होना है, ठीक है। उसी के हिसाब से, चुंबकीय आघूर्ण के हिसाब से हम मटेरियल को कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं, 5 प्रकार में। 5 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। डियर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हुए अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है, ठीक है। यह उसी तरीके से होता है जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो चक्कर काटती है, बट उसके साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन में भी होती है डियर। तो जो चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है वो दो वजह से पैदा होता है। एक तो जो नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा है उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण, और एक अपने स्पिन जिसको अपनी धुरी पर घूमने की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है उसकी वजह से। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है डियर, तो उसकी वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है वो बहुत ही कम होता है। बट जब वो स्पिन मोशन कर रहा होता है, ठीक है ना, अपनी धुरी पर घूम रहा होता है, तो उसकी वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो जब हम चुंबकीय आघूर्ण की बात इलेक्ट्रॉन के लिए कहते हैं या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए करते हैं, तो बेसिकली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की ही बात करते हैं, ठीक। आगे इसी के बारे में समझाया गया है। डियर, किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन सेम दिशा में नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं। बट क्या है कि जो इनका उनका स्पिन मोमेंटम होता है या फिर जो उनका स्पिन गति होती है डियर, वो क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से पदार्थों को प्रभावित करती है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, उसका चुंबकीय आघूर्ण ऐसे कर दिया, और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, उसका चुंबकीय आघूर्ण नीचे कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब इसका साइड अपोजिट हो गया, ठीक है ना। तो डियर होता क्या है कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है डियर, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। कोई सिंगल, पेयर्ड होने का मतलब हर पूरा कक्षा भरा होता है। कैसे भरा होता है, देखो मान लो इस तरीके से, ठीक है ना। हर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे होते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो इसका जो डियर चुंबकीय पदार्थ होता है, उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, या जिसको बोल सकते हो स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो कितना होता है, म्यू इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। लेकिन, ठीक है ना, 0 क्यों होता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युगलित होते हैं। कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी एक का आघूर्ण ऊपर है, दूसरे का नीचे, दूसरे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। बस में इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। लेकिन डियर, जब आप इसको किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, इस टाइप मटेरियल को क्या करते हो, किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, तो वो क्या करता है, रिपल्सन करता है, ठीक है ना। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा डियर, ठीक है ना, तो वहां पे ये क्या करेगा, रिपल्सन। वहां पे क्या होगा, हल्का सा क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। इसका जो एग्जांपल है डियर,
वो आपका आता है H2O, NaCl, और इसका एग्जांपल एक है C6H6 बेंजीन, H2O, NaCl, C6H6, सारे के सारे इन सब में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। इसकी वजह से इसका विद्युत ध्रुव क्या होता है, जीरो जीरो होता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो ये एक्सटर्नल फील्ड में हल्का सा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना डियर। अच्छा, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं डियर, अनुचुंबकीय पदार्थ में होता है डियर, ध्यान से अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करो तो अनुचुंबकीय पदार्थ में डियर क्या होता है कि हर कक्षक में इलेक्ट्रॉन मान लो पेयर्ड है, बट क्या होता है कई बारी कुछ कक्षक में इलेक्ट्रॉन सिंगल ही रहते हैं, सिंगल ही रहते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं। तो उस अनपेयर्ड की वजह से क्या हो रही है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बट इनकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसकी वजह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, बस इसकी वजह से कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू तो जीरो नहीं होगी, बात समझ आ गई। अच्छा जी, और ये क्या होता है, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे, मतलब किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे डियर, तो वहां पे हल्का सा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्या होगा, आकर्षित होगा, क्या होगा, यहाँ पे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, ये आकर्षित होगा, ठीक है। फिर जब चुंबकीय क्षेत्र से हटा लोगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर चुंबकीय क्षेत्र हटा लोगे तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है डियर, हाँ, अब इसके जो एग्जांपल में देखो आपका आता है इसमें O2 ऑक्सीजन, क्या आता है आपका O2 आता है, Cu2+ आता है, ठीक है ना, और आता है Fe3+, ठीक, और ये Cr3+, ये आपके सारे ग्रुप के एग्जांपल है और मैं उसको लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, O2 Cu2+ Fe3+, Cr3+, ठीक है ना, याद हो गए। अब डियर लौ चुंबकीय क्या होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हुआ डियर, ये जो मैंने दिखाया है ये चीज हम एक सिंगल प्रमाण के हिसाब से, ठीक है ना, सिंगल एटम के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ, है ना, सिंगल एटम, जो लौ चुंबकीय, प्रतिलौ चुंबकीय और फेरी चुंबकीय होते हैं डियर, उन सब में भी उनके परमाणुओं में कुछ ऐसा ऐसा ही होता है, ठीक, सिंगल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, ठीक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन क्या होगा डियर, उस लेकिन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जो म्यू है, मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ, म्यू ऑफ एटम की बात कर रहा हूँ, है ना, इस बात का ध्यान रखिए, म्यू ऑफ एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब लौ चुंबकीय में आते हैं डियर, तो कुछ अलग कहानी होने वाली है, कहानी क्या अलग है देखो डियर, कहानी क्या अलग है, कहानी ये अलग है कि इन सब में डियर, इन सब में कुछ डोमेन होता है, डोमेन का मतलब समझिए, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा कोई पदार्थ है, क्या है डियर, पदार्थ है, ठीक है ना। डियर डोमेन का क्या मतलब होता है समझो, ठीक है ना। मैं मान लो डियर यहाँ पे कुछ एटम है, 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 ठीक है ना। ये डियर अगर उस म्यू एटम अगर वो जीरो नहीं है, क्या नहीं जीरो है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैं उसको कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ, है ना। अब मैं किसका बात कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, किसी एक एटम की बात कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना दिखा के मैं केवल एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका हम डोमेन की कोई बात नहीं करें। डोमेन का क्या मतलब होता है डियर, मान लो यहाँ पे बहुत सारे आपके एटम है, क्या है, एटम है, और उन एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है और उनका डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में डियर देखो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस तरीके से डायरेक्शन में, ठीक है। और क्योंकि हर एटम के पास, क्योंकि डियर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, हर एटम के पास कुछ ना कुछ होगा, तो पूरा जो समूह है डियर उनके पास भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, है ना। तो इतने यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है सबके पास इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, सारे 6 इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है ना। मान लो कुछ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनका ऐसे ऐसे है, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब परमाणुओं के समूह के मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं डियर, तो उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने डिब्बे में दिखाया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
इस चीज को इस तरीके से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो डियर जब अनचुंबकीय पदार्थ के डोमेन की बात करता हूँ, ठीक है ना, किसके, अनचुंबकीय पदार्थ के डोमेन की बात करता हूँ, तो उसमें डियर जो मान लो एक डोमेन, दो डोमेन, तीन डोमेन, इस तरीके से डोमेन है, तो उसमें हर डायरेक्शन में कुछ परमाणु इस डायरेक्शन में होंगे, कुछ परमाणु इस डायरेक्शन में होंगे, कुछ परमाणु ऐसे होंगे मान लो, कुछ ऐसे होंगे मान लो, है ना। तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना होता है, 0 हो जाता है। किसका, अनचुंबकीय पदार्थ का, ठीक है ना। एक एटम के पास कुछ ना कुछ तो होगा, एक एटम के पास कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं तो इस तरीके से रैंडम उसका होते हैं, रैंडम ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उसका जो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, लगभग 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और ये क्या करता है, एक्सटर्नल फील्ड में आकर्षित होता है, ठीक है। जब जब आप फील्ड लगाते हो तो उस फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो ऐसे फील्ड लगाओगे तो उस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं लौह चुंबकी की बात करूं डियर, तो उसमें क्या होता है, लौह चुंबकी में क्या होता है, ठीक है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है डियर, मोस्टली जो डोमेन होते हैं डियर, मोस्टली डोमेन क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना। मान लो कुछ ऐसे ऐसे मोस्टली, मान लो अगर ऐसे ऐसे डोमेन है, ठीक है, लगभग सबके डोमेन डियर ऐसे ही होंगे ना, कुछ तिरछा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा डियर, सेम डोमेन होंगे या सेम डायरेक्शन होंगे, ठीक है ना। हो सकता है एक आध का अपोजिट साइड हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होंगे, सारे एक जो समूह है छोटे छोटे परमाणुओं का, डोमेन का, सारे क्या होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे। तो उसकी वजह से डियर इसका जो ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना, 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है। और आप इसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, चुंबकत्व गुण होता है, ठीक है, किसमें, लौह चुंबकीय पदार्थ में होता है, ठीक है ना। और इसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो स्ट्रांगली क्या हो जाएगा, आकर्षित होगा बहुत तेजी से। आप लोहा ले जाते हो, लोहा ले जाते हो तो बहुत तेजी से क्या होता है डियर, आकर्षित होता है, ठीक है ना। इसका जो एग्जांपल है डियर आता है आपको, लोहा, कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट, और जो मैं लिखा रहा हूँ, निकेल, निकेल एंड गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, है ना। और एक है CrO2, ठीक, क्या है, CrO2 है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, क्या है, CrO2, ठीक है। अब डियर अब प्रतिलोह चुंबकी की बात करता हूँ। अब प्रतिलोह चुंबकी में क्या होता है डियर, इसमें भी डोमेन की बात करूंगा, मतलब क्या, वो देखो, मतलब डियर कि इसमें बोलता है कि भैया इसका डोमेन अगर ऐसे है, इसका, तो इसके जो पड़ोसी वाले का डोमेन होगा जस्ट अपोजिट होगा इसके, ठीक है। अगर इसका डोमेन ऐसे है, इसका जो पड़ोसी होगा उसका जस्ट ऊपर होगा, है ना। इसका ऐसे होगा तो इसका जो पड़ोसी होगा, इसका जो पड़ोसी होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है ना। इसमें डोमेन क्या हो रही है, अपोजिट हो, जो यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण इस डायरेक्शन में है, इसके बगल वाले का जो डोमेन वाले का होगा उसका क्या हो जाएगा, नीचे की होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका भी म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, क्या हो जाता है, 0 म्यू, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन थे, लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो एक इस डायरेक्शन में, इसके एक क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। अब ये इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल लिख लो, हाँ इसका एग्जांपल बढ़िया एग्जांपल था MnO, ठीक है ना, मैग्नीज ऑक्साइड। ये जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है, जेईई मेंस में आ चुका है ये चीज, ठीक है। वहां पे डायरेक्ट पूछा था कि MnO भी है, किस टाइप का मटेरियल है, तो इसमें ये था प्रतिलोह चुंबकी, इसमें कुछ नहीं था, याद करना था, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है। आप देखो फेरी चुंबकी क्या होता है, फेरी चुंबकी भी कुछ प्रतिलोह चुंबकी जैसा होता है, लेकिन क्या होता है डियर, इसमें ये बोलता है, इसमें क्या बोलता है, इसमें ये बोलता है कि भैया मान लो इस तरफ 10, मान लो इस तरफ 4, सॉरी, अगर इस तरफ 4 एटम इस तरफ अलाइन है, तो इस तरफ 2 ही एटम है, इस तरफ कितने, मान लो 3 एटम अलाइन है,
इस तरफ 2 ही है, तो मतलब क्या हुआ, है तो अपोजिट है बट उतनी संख्या में नहीं है जितना होना चाहिए। बात समझ में आया कि भैया इधर ज्यादा है बट नीचे वाले कम है, ठीक है ना, अपोजिट है बट उतनी संख्या में नहीं है जितनी संख्या में प्रतिलोम चुंबकीय वाले में थे। बात समझ, ठीक है ना। और इसमें बोला जाता है, मान लो आप क्या करते हो, गर्म करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो इसको, तो हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कुछ इधर हो जाएगा, कुछ उधर उधर हो जाएगा, इधर उधर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, तो ये कुछ कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय जैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ठीक है, अनुचुंबकीय जैसा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कैसा होगा, अनुचुंबकीय जैसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अनुचुंबकीय जैसा, जब आप हीट करोगे डियर, तो ये एटम इधर उधर क्या हो जाएंगे, भागेंगे, तो कुछ डोमेन इधर हो जाएगा, कुछ डोमेन इधर हो जाएगा, कुछ डोमेन इधर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, म्यू इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, कोई रैंडमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, जो एक डायरेक्शन में अलाइन थे, जो इधर या इधर अलाइन थे, वो क्या हो जाएंगे, रैंडम हो जाएंगे, और कैसा हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय जैसा हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आप चुंबकीय वाले पदार्थ को हीट करते हो, तो क्या हो जाता है, वो अनुचुंबकीय हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल आपकी जो बुक में दे रखा है मैग्नेटाइट है, क्या है, Fe3O4 मैग्नेटाइट है, ठीक है ना, मैग्नेटाइट, ठीक है, इसके अलावा भी दो है, मैं वो भी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए आपको, ठीक, MgFe2O4, ठीक है ना, इसको नहीं ना फेराइड बोलते हैं, और ZnFe2O4 क्या बोलते हैं, दोनों को फेराइड बोलते हैं, ठीक है। तो फेराइड और मैग्नेटाइट ये दोनों किस टाइप के होते हैं, फेरिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगर इन, और ये बोलते भी तो है डियर, मैग्नेटाइट को आप हीट कर दोगे तो अनुचुंबकीय बदल जाएगा, ठीक है ना, उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत चुंबकत्व है इसके अंदर, म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में इसके पास नेगेटिव मोमेंट होगा, तो म्यू यहाँ पे पूरा जीरो नहीं होता, ठीक है ना, अगर आप हीट कर दोगे तो म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ओके, आपके लिए इतना ही था, और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप बताना, ठीक है, तो कमेंट में पूछ लेना, इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका विलियन, ठीक, और न्यूमेरिकल्स लगा लेना, प्रॉब्लम्स अटेंड कर लेना, ठीक, और स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, ठीक, और अगर किसी को और भी क्वेश्चन पूछने होंगे तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, ठीक, तब तक के लिए आप चैप्टर को पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके बाय, थैंक यू।